हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं F-35 शॉट डाउन बाय ईरान। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अमेरिकन देसी टीवी में होगी और अप टू डेट, क्योंकि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन जारी है, जबकि अभी कुछ कई चीज़ें पता भी नहीं है और कई चीज़ें जो पता है वो इंडिया तक पहुंची नहीं है। कई चीज़ें जो अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई है उसकी भी न्यूज़ बनी जा रही है। तो अगर आपको पता करना है एग्जैक्टली तो अमेरिकन देसी टीवी में लिंक है डिस्क्रिप्शन मैं बॉक्स तो ये में। कहूँगा कि इंडिया सिर्फ इंटरेस्टिंगली वॉच कर रहा है कि चल क्या रहा है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मतलब एक्चुअल न्यूज़ नहीं, क्या है। फर्क क्या पड़ता है? अब न्यूज़ क्या आ रही है नहीं आ रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है नहीं आ रही है, ईरान क्या बोल रहा है, हाउ डज इट मैटर। यूएसए इजराइल ने जो करना है उसने करना है, इवेंचुअली जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा। जैसे एक यूट्यूबर ने किसी और ने कहा था कि बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, सो इंडिया भी बस इंटरेस्टिंग टू वॉच ही कर रहा है कि कोई न्यूज़ मिल जाए कहीं से, नहीं, दैट्स गुड इनफ। इंटरेस्टिंग टू वॉच क्या होगा कि जो दूसरा पायलट है वो ईरान पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, वो इंटरेस्टिंग टू वॉच होगा। मैं सोचूं आप अगर ऐसी कोई बात आपके इंडियन सोल्जर के बारे में बोले इंटरेस्टिंग टू वॉच, तो कैसा लगेगा? तो जब भी आप भाषा नहीं, यूज उसके लिए करो इट इज तो बड़ी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि F-35 गिर रहा है, 15 गिर रहा है, कहाँ आग वैसे ही लग फिर रहा है, क्या अगर ब्रिज गिर रहा है। फिर वही बात It's अगर just observe a country। वही बात अगर यूएसए करे इंटरेस्टिंग टू वॉच और इंडिया से रिलेटेड करेगा, आग लगेगी नहीं लगेगी? वही बहुत वही तो इंटरेस्टिंग है बात वॉच है। करना तो का, आप जैसी बात करते हो तो फिर एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरी कंट्रीज आपके साथ खड़ी हुए हैं, क्योंकि इंडिया तो इस वॉर में तो ऑब्जर्व क्योंकि कर रहा हमें है। तो ज्यादा ईरान से प्यार हो रहा है, ईरान के एक तरफ ज्यादा ही समोसा वो। खा रहे हैं और देख रहे हैं हाँ, न्यूज़। इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग है मूवी जी। चल रही है जी। चाय ले आते हैं गरमा गरम, यूएसए का समोसे खाते हैं और पायलट देखते जो हैं। है वो मिल नहीं रहा, तो वो इंटरेस्टिंग हो गया। जबकि एक पायलट है जो अपने देश के लिए कर रहा है बिल्कुल। और उसके बारे में आप इस तरह से बात करोगे, कमाल है यार, कमाल। तो चलो मैं वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना की सर्विस में कमीशन हुई सबसे एडवांस्ड सबमरीन। जल्द ही भारत में वापस से शामिल होगा पीओके। रशिया भारत को भेजेगा ऑयल और नेचुरल गैस। ईरान ने किया F-35 और F-15 को शॉट डाउन करने का दावा। और चीन ने पाकिस्तान से दावे वापस तो मांगे रोज सुन पैसे। रहे हैं हम। आज भारतीय नौसेना की सर्विस में 2 एडवांस्ड वॉरशिप्स को औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है, जिसमें से एक है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई चौथी वॉरशिप INS तारागिरी, और जिसे MDL द्वारा भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाया गया है और उसको बनाने में 75% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। ये 6670 टन तक की डिस्प्लेसमेंट वाली वॉरशिप है और इसे मल्टी डायमेंशनल मैरीटाइम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये जो वॉरशिप है कई अत्याधुनिक सेंसर्स और वेपन से इक्विप्ड है, जिसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी आती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस वॉरशिप को सबसे एडवांस्ड सिस्टम से इक्विप्ड किया गया है, जो कि इसे केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे एडवांस्ड वॉरशिप में से एक बनाती है। और सबसे गर्व की बात यह है कि इसका डिजाइन स्वदेशी है, इसका डेवलपमेंट स्वदेशी तौर पर हुआ है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशी तौर पर हुई है। और इसी वॉरशिप को लेकर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भी कहना था कि नेवी की परंपरा में माना जाता है कि किसी जहाज का जो नाम है वो अपने साथ एक लेगेसी लेकर आता है। और पहले भी जो INS तारागिरी थी उसने लंबे समय तक देश की सेवा की थी और उसे नेवल सेल्फ रिलायंस की नींव मजबूत की थी। और आज उसी नाम को एक मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये वॉरशिप मल्टीपल टाइप के रोल्स निभा सकती है, चाहे हाई इंटेंसिटी का कॉम्बैट हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, एंटी वायरेसी ऑपरेशंस हो, कोस्टल सर्विलियंस हो या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन मिशन हो, ये हर रोल में बिल्कुल फिट बैठती है। बाकी आज भारतीय रक्षा मंत्री की मौजूदगी में जो दूसरी वॉरशिप नेवी की सर्विस में कमीशन की गई है वो है भारत की स्वदेशी तौर पर बनाई गई तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिदमन, जो कि अरिहंत क्लास ये की अच्छी सबमरीन है, है। खुद और बनाई इसकी है। कमीशनिंग से पहले भारतीय रक्षा मंत्री के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक छोटा सा कैप्शन लिखा गया था कि शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। और अरिहंत क्लास के पहले 2 सबमरीन यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघाट की तुलना में ये जो तीसरी सबमरीन है INS अरिदमन, ये साइज में ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा कैपेबल है। और इसी सीरीज में जो चौथी सबमरीन है तो उसके भी सी ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं और उसे भी अगले वर्ष तक कमीशन कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद 5वीं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर भी ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, जो कि इन सब की तुलना में और भी ज़्यादा बड़ी होगी और एक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म होगा जो कि इससे पहले भारत ने नहीं बनाया है। बाकी अगर INS अरिदमन की कुछ खासियत के बारे में बात करें तो इसमें एक एडवांस्ड स्वदेशी सोनार सिस्टम्स, एकॉस्टिक सप्रेशन टेक्नोलॉजीज इक्विप्ड हैं, जो कि सबमरीन के अंडर वाटर डिटेक्शन और सर्वाइवेबिलिटी को और इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा इस सबमरीन को 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूब से इक्विप्ड किया गया है, जिनके साथ ये सबमरीन अपने साथ 24 K-15 सागरिका मिसाइल्स को कैरी कर सकती है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर तक है, या फिर 8 K-4 मिसाइल्स को कैरी कर सकती है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। और अब INS अरिदमन की कमीशनिंग के साथ भारत के पास 3 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो चुकी हैं, क्योंकि भारत की इसकी डिटेल वीडियो की हुई है हमने मजबूत करती है। और अब कमेंट सेक्शन में ये मत उसमें पूछना कि INS गजब तारागिरी की रिएक्शन कमीशनिंग में जाके सेरेमनी की देखना। पिक्चर्स हैं
लेकिन इस INS अरिदमन की पिक्चर्स का है। ये भारत का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट है और इनकी कमिश्निंग सेरेमनी ऐसे पब्लिकली तो नहीं होती है। बस अब ये समझ लीजिए कि सरफेस वॉरशिप्स होती हैं वो पावर दिखाती हैं और जो ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल ये सबमरीन सैंपल्स हैं, किसी और कंट्री का फ्लैग है। कल नई दिल्ली में रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग कंडक्ट करी थी और इन बायलैटरल टॉक्स के दौरान रशिया ने भारत के लिए और भी ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को ऑफर किया है और इसके अलावा एनर्जी और फर्टिलाइजर्स जैसे महत्वपूर्ण एरियाज में अपने बीच के कॉपरेशन को और भी एडवांस करने के अलग अलग तरीकों को भी एक्सप्लोर किया गया है। और जबकि रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग कंडक्ट करी थी। इसके अलावा एक और अपडेट है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ इमाम है उमर अहमद इलियासी, तो आज शुक्रवार को उनकी तरफ से एक बयान आया है पीओके को लेकर, जिसमें मीडिया के साथ इंटरेक्शन में उनका कहना था कि मैं कश्मीर में खड़े होकर अपने पड़ोसी देश से एक बात कहना चाहता हूँ कि पीओके जो कि भारत का अभिन्न अंग है वो निश्चित रूप से भारत में फिर से शामिल होगा, क्योंकि पीओके के लोग वहाँ पे जनमत संग्रह कराना चाहते हैं और उनकी घर वापसी जल्द ही होगी, क्योंकि वहाँ के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे कश्मीर में डेवलपमेंट को देखकर खुश हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे आज कश्मीर अब बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और इसलिए पीओके भी जल्द ही भारत को रिज्वाइन करेगा। और जबकि आर्टिकल 370 को लेकर भी उन्होंने ये पता करना कितनी जल्दी महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उनका कहना था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण बदलाव उन्होंने देखे हैं उससे वो बेहद ही खुश हैं और उन्होंने इसको एक ट्रांसफॉर्म्ड कश्मीर की तरह डिस्क्राइब किया है और जिससे इस रीजन में टूरिज्म, प्रॉस्पेरिटी ये सब बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी है। और उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से निश्चित रूप से एक नया कश्मीर बना है। कोई इनॉग्रेशन में कुछ गए होंगे तब बोला होगा। तो जैसे कि तो आप सभी जानते हैं कि वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑलरेडी अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और अभी कितने महीने तक ऐसे रहेगा कोई नहीं जानता है, भले ही यूएस के प्रेसिडेंट कुछ भी दावे कर रहे हो। लेकिन कल से लेकर अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखने को मिली। जैसे कि पहला ये कि ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने अमेरिका के दूसरे F-35 फाइटर जेट को शॉट डाउन किया है ईरान के ऊपर। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर लग रहा है कि F-35 नहीं बल्कि F-15 है और अगर इन तस्वीरों नहीं पता उन्हें क्या गिराया। एयरफोर्स अपना चौथा F-15 भी खो चुकी है। रही बात F-35 को गिराने वाले दावे की, तो उसके फिलहाल अभी तक ऐसी कोई पिक्चर्स देखने को नहीं मिली, तो इस वाले दावे की भी पुष्टि कर पाना बेहद ही मुश्किल है। वहीं ये भी सामने आया है कि ईरान में जिस F-15 फाइटर जेट को शॉट डाउन किया गया था तो उसके जो पायलट्स हैं उनको रेस्क्यू कराने के लिए यूएस ने अपने हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया है और ये दावे ईरान की मीडिया सोर्सेज कर रहे हैं। जबकि ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि यूएस एयरफोर्स के एक पायलट को ईरान की फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। इसी मामले पर ईरान की जो कर भी लिया वो कुछ ऐसा एक बोलता है अभी पता नहीं है पायलट को जिंदा कैप्चर करेगा, दोनों नहीं कर दिया, वैल्यूएबल रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसलिए अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, तो इसलिए इस घटना पर अलग अलग दावे अभी तक देखने को मिले। अमेरिकन देसी टीवी लेटेस्ट अप टू डेट ये बोलना चाहिए 3 उन्होंने कर लिए, एक बोनस था मिल जाएगी। और इसके अलावा ईरान ने एक इजराइल के F-16 फाइटर जेट को भी टारगेट करने का दावा किया है। और जबकि इस पूरे वॉर के बीच कितने की हैं? यूएस की ट्रेनिंग कमांड चीफ और यूएस आर्मी की चैप्टन चीफ तो इनको सर्विस से हटा दिया गया, जबकि इनकी रिटायरमेंट को समय था। और वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावे कर रही है कि इस तरह से और भी कई सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनको रीशफल किया गया है। और जब वॉर के बीच में अपने आर्मी चीफ को ही सर्विस से हटा दे रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टेटस क्या चल रहा है। वहीं इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से फिर से एक पोस्ट करी है, इसमें कहा है कि हमारी मिलिट्री दुनिया की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली सेना है और हमने तो ईरान में इसका रीजंस जो है वॉर रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिकल है। बचे कुछ अवशेषों को नष्ट करना भी शुरू भी नहीं किया है। उनका ये कहना है कि पहले ब्रिज और फिर नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसको यूएस टारगेट करेगा। अभी हाल ही में यूएस और इसराइल के स्ट्राइक में ईरान के कारज के B-1 ब्रिज को टारगेट किया गया था, इसमें हैवी डैमेज और 2 कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स हैं। ये जो ब्रिज है ये 1000 मीटर लंबा है, जो कि ये जो ब्रिज है ना, हमने जो पिछली वीडियो की थी आपके सो कॉल्ड टीचर की, उसने उस वीडियो में मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कहा था कि ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसको क्यों किया इसमें तो। और जो हमने न्यूज़ पढ़ी सुनी उसमें ये बताया गया कि यहाँ से इस ब्रिज को यूज़ किया जा रहा था आर्म्स एम्यूनेशन और उस टाइप का मटेरियल लेके जाने के लिए, इसलिए इस ब्रिज को तोड़ा गया है मुझे लग रहा है। तो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है, जब आपको नहीं पता भाई कि क्यों तोड़ा गया है कुछ तो बोलो ही मत, क्योंकि जब आप बोलते हो तो लोगों को लगेगा कि भैया फैक्ट्स देख के पूरा स्टडी करके आए हो। हाँ, तुमने कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं तो इसको क्यों तोड़ा। वहां पे भैया यूएसए में न्यूज आ रही है कि भैया यहाँ से जो है माल जाता था, वैसे भी नहीं भी जाता था तो क्यों नहीं तोड़ेंगे, वॉर चल रही है, तुम वहां पे मारते जाओ नेबरिंग कंट्रीज को और यूएसए कुछ तुम्हारी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा चीजें। उसके बाद फिर इंडिया पे न्यूज आ जाती है कि भैया यूएसए तो हार रहा है, जब वो मारेगा तो भैया बुरा हो गया, जब नहीं मारेगा तो हार गया, बस यही चलता है वहां पे तो करता है। और क्योंकि ये एक सिविलियन साइट है तो इसलिए ईरान ने इसको एक तरह का वॉर क्राइम बताया है और अब इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ब्रिज का बदला ब्रिज से लेने वाला है। और ईरान की स्टेट मीडिया के मुताबिक 8 ऐसे महत्वपूर्ण ब्रिजेस की लिस्ट जारी की गई है जो कि अब ईरान के पॉसिबल टारगेट्स में है। और यूएसए का भी जुड़ाएंगे
यूएसए का भेजना, यूएसए ने तुम्हारा बीज उड़ाया तो यूएसए का बीज उड़ाओगे, दिखाओ। जो ब्रिज है ये कुवैत, यूएई, जॉर्डन और क्यों यूएसए बीज नहीं उड़ा सकते? उनका उड़ाएंगे। दुख हुआ। ये भी तो ये पूछो इनसे पूछो प्लेन किसका था, उड़ाया किसने, और तुम उड़ाओगे किसके? यूएसए ने। लॉजिक कहीं दिख रहा है? तो आप जाके छुट को कुवैत पे करोगे। नहीं, क्यों? उसने कुछ किया तुम्हें? तुम तब से उन पे अटैक करो, वो तो अभी भी तुमसे लड़ नहीं रहे, फिर भी तुम ये बोल रहे हो। तो दिमाग क्या है इनका, साफ नहीं पता चल रहा। फिर कहते हैं जी वॉर क्राइम है। इस पर हमले लगातार जारी रहे तो वे भी वैसा ही करेंगे। वहीं इसी बीच द इंटरसेप्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उनका कहना है कि उनके एनालिसिस के मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक मिडिल ईस्ट में लगभग 750 यूएस ट्रूप्स या तो घायल हुए हैं या उनकी जान गई है। और यूएस की सेंट्रल कमांड जो कि मिडिल ईस्ट के मिलिट्री ऑपरेशंस को देखती है, तो वो यूएस ट्रूप्स की कैजुअलिटीज को कवर अप करने का प्रयास कर रही है। नहीं, यहाँ कुछ कवर अप नहीं होता। शुक्रवार को सऊदी एयरबेस पर ईरान के हमले में लगभग 15 यूएस ट्रूप्स घायल हुए थे। और जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो घायल होते हैं पूरे करेक्ट नंबर्स बोले जाते हैं। यूएसए में इस टाइप से नहीं है। अगर कोई प्लेन गिरेगा तो बोलेंगे हाँ शॉट डाउन हुआ है, अगर नहीं गिरा है तो बोलेंगे नहीं हुआ है। यूएसए में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डेटा आता सीधा, डेटा आता है। शुरुआत हुई है यानी कि 28 फरवरी से, तो तब से लेकर अभी तक अमेरिका के कई हंड्रेड्स ऑफ पर्सनल या तो मारे जा चुके हैं या वे घायल हुए हैं। और इस रिपोर्ट का कहना है कि कैजुअलिटी नंबर्स पर यूएस की सेंट्रल कमांड आउटडेटेड स्टेटमेंट्स को जारी कर रही है। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल को भी अब उनकी भूमिका से बाहर निकलने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि फिलहाल अभी इस पर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से फाइनल डिसीजन लिया जाना बाकी है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि अभी हाल ही में फोर्स रिकॉनेसेंस प्लाटून के साथ अमेरिका ने अपनी मरीन्स की पिक्चर्स रिलीज करी है जो कि डिएगो गार्सिया की नेवल सपोर्ट फैसिलिटी में सिमुलेटेड एम्फीबियस असॉल्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही थी। और इन पिक्चर्स को ईरान में यूएस के पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन वाले ऑप्शंस की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी आज कुवैत का डीसैलिनेशन प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से हिट किया गया है। और वहीं अमेरिका ने जो ईरान के सिविलियन ब्रिज पर हमला किया था, तो उस पर ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि इस हमले के बाद से अमेरिका की जो इमेज है अब वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आज सुबह सुबह यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से फिर क्योंकि यूएस से अटैक किया था ना, इसलिए कर नहीं पाएगी। छोटी मोटी कंट्रीज में कुछ उड़ा दो तो बड़े खुश हो रहे हैं, अभी और बहुत कुछ होने वाला है इनके साथ। एक पोस्ट करी और ये लिखा है कि बस थोड़ा और समय, हम बड़ी आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे, फिर आप अपना ऑयल लीजिए और फिर पैसा बनाइए। इसके अलावा आज 3 अप्रैल को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 18 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 47 यूएवीज और 4 क्रूज मिसाइल्स को इंगेज किया है जो कि ईरान की तरफ से लॉन्च की गई थी। इसके अलावा एक और अपडेट है कि ऑस्ट्रिया ने भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूएस को अपना एयर स्पेस यूज करने की परमिशन देने से मना कर दी है। और उनके मिनिस्ट्री के प्रवक्ता की तरफ से कंफर्म किया गया कि इस बारे में अमेरिका से उनको कई सारी रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव ऑस्ट्रिया ने नहीं किया है। और जबकि सदर्न ईरान में जो यूएस एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट को शॉट डाउन किया गया था, तो उसकी जो इजेक्शन सीट है तो उसकी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि वहाँ के सिविलियंस ने डिस्कवर करी हैं। बाकी एयरक्राफ्ट के पायलट और उसके वेपन सिस्टम ऑफिसर का भी करंट स्टेटस क्या है तो उसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सब अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईरान की फोर्सेस ने उन्हें कैप्चर कर लिया है और कोई कह रहा है कि उन्हें कैप्चर अभी नहीं किया गया और यूएस ने उनको रिकवर करने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया है। तो अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। इसके ऊपर तो जो शॉट डाउन की बात हो रही है उस पर तो लेटेस्ट अभी तक का टू द पॉइंट एग्जैक्ट वो जो न्यूज़ है वो तो आप अमेरिकन देसी टीवी में जाके आप पता कर सकते हो अगर आपको एक्चुअल फैक्ट न्यूज़ सुननी है विदाउट एनी बायसनेस। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी वहाँ जाके देखो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं। और अगर बाकी नॉलेज के लिए देखना है तो वो चैनल है, पर अगर मिर्च मसाला देखना है तो फिर वो तो आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।